पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। सोनाली, संविधान की इस विकास यात्रा में आज हम क्या करने जा रहे हैं? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमने आपको पिछले लेक्चर में प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छे से कराए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कवर हो गए तो ऑटोमेटिकली आपके चीफ मिनिस्टर भी कवर हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर के कंसेप्ट में हमने बहुत सारे कंसेप्ट आपको समझा दिए थे जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में और थ्रू आउट द पॉलिटी यूटिलाइज होंगे। प्राइम मिनिस्टर के लेक्चर में ही हमने आपको बहुत अच्छे से डी ज्योर और डी फैक्टो का डिफरेंस क्लियर करा दिया था और इन दोनों की नीड क्यों है ये भी बता दिया था। आज हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे, जिसके वजह ऑटोमेटिकली आपका स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कवर हो जाएगा। अच्छे से एक एक पॉइंट को समझें। कुछ चीज़ें ऐसे लगेंगी जैसे कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लेक्चर से रिपीटेटिव हैं, लेकिन एक तो वो रिवीजन का पर्पस बन जाएंगी, हमें करना है। दूसरे, उनकी यूटिलिटी और ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगी, आज वो और ज़्यादा रिच फील होंगी। तीसरा, आपको नए डायमेंशंस भी पता चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने हमारी कंट्री में जब हम जिक्र करते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। संसदीय प्रणाली है हमारे देश में। अगर हमारी कंट्री की पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें तो इट इज़ पार्लियामेंट्री, और पार्लियामेंट्री पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन को इकट्ठे हम पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव कह देते हैं। तो पार्लियामेंट्री पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बॉडी जिसका यूज़ हो रहा है बार बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंसेप्ट है। आई बात समझ में? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखें तो कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैबिनेट शब्द का प्रयोग बहुत ही रेयर हो रहा है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का शब्द का प्रयोग बार बार आर्टिकल 74 में हो रहा है। आर्टिकल 74 में बार बार कहा गया है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है, वो कहाँ किया गया है आपको पता लग जाएगा। आपने इमरजेंसी वाले चैप्टर में जब आर्टिकल पढ़े थे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि कैबिनेट की बात की गई है कि कैबिनेट का रिटन कॉन्सेंट जाना जरूरी है, रिटन रिक्वेस्ट। उसमें मैंने कैबिनेट के बारे में भी कह दिया था कि कैबिनेट यानी कि काउंसिल दैट इज़ द कैबिनेट लेवल मिनिस्टर्स, ये कंसेप्ट मैंने वहाँ पर पढ़ाया था ना। तो हमने जब अमेंडमेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमने कैबिनेट शब्द वहाँ पर डाला है। ओके, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक वर्ड जो है वो यूज़ होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वही शब्द पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ। हमने ये पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर इज़ द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। आई बात समझ में? अब आज मैंने ये यहाँ पर लिखा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जिसमें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। हमने कभी भी प्राइम मिनिस्टर को अलग नहीं लिया। प्राइम मिनिस्टर को हमने ऑलवेज इस सेंस में यूज़ किया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। आई बात समझ में? तो प्राइम मिनिस्टर का जिक्र आ रहा है जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए जिसे फिर प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे, क्योंकि मिनिस्टर जो हैं वो प्राइम हैं। वो प्राइम कैसे होंगे जब अदर मिनिस्टर्स नहीं होंगे? जो हमारे मिनिस्टर हैं वो क्या है? प्राइम। वो प्राइम कैसे होंगे जब अदर मिनिस्टर्स नहीं होंगे? और अदर मिनिस्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। उनमें हमारे प्राइम मिनिस्टर प्राइमस इंटर पैरस हैं, यानी कि फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नाम का एक एक्सप्रेशन आपके सामने आता है। उस सेंस में अगर हम जाएं तो जब हम प्राइम मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं तो सही मायने में अगर आप मुझसे टेक्निकली पूछें, कॉन्स्टिट्यूशनली पूछें, तो एक्चुअल सेंस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के फैसले नहीं होते, मंत्री परिषद के फैसले होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फैसले होते हैं। आपने ये भी देखा कि हमने इमरजेंसी के समय में ये देखा कि जब 1975 की इमरजेंसी थी उस समय प्रधानमंत्री ने अपने लेवल पे ही निर्णय ले लिया था, और बाद में उनकी कैबिनेट को पता चल रहा था जब राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी थी। लेकिन फिर आपने ये भी देखा है कि हमने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का जब रिलेशन समझा तो हमने देखा कि प्रेसिडेंट को ये पावर मिली है कि वो प्राइम मिनिस्टर से कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा मैटर जिसे मिनिस्टर ने कैबिनेट के सामने पुटअप नहीं किया है, प्राइम मिनिस्टर उस मिनिस्टर को कह के वो मैटर पुटअप कराएं। कारण ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ एक कंसेप्ट जुड़ा है कि देयर इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द लोकसभा। दे विल स्विम एंड दे विल सिंक टुगेदर। जब उन्हें स्विम एंड सिंक टुगेदर करना है तो ऐसे में निर्णय और कामकाज सारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बट स्विम और सिंक तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगी।
इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अलग नहीं यूज़ करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को अलग नहीं यूज़ करेंगे, ये दोनों हमेशा एक साथ यूज़ होते हैं। इसलिए वर्ड ऑलवेज यही आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्या आपने कहीं पर भी ये वर्ड पढ़ा कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस प्राइम मिनिस्टर करेंगे? आपने ऑलवेज पढ़ा कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे? नहीं। आपने ऑलवेज पढ़ा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक प्रोसेस इस्टेब्लिश किया। हमने कहीं पर भी अपनी कंट्री में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान एक लेवल पर भी ये इस्टेब्लिश नहीं किया, गलती से भी हमारे फाउंडिंग फादर ने, कि कोई पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी जिसमें सारी की सारी पावर कंसंट्रेट कर जाएगी। कोई ऐसी सिंगल पर्सनैलिटी नहीं होगी। जैसे कि प्रेसिडेंट ऐसे हो सकते थे, लेकिन हमने प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से जोड़ दिया। तो अब प्रेसिडेंट ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकते, ऐसे नहीं हो सकते। फिर दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर को अगर हम अकेले वर्ड यूज़ करते तो प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी बॉडी हो सकते थे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड किंग की पोजीशन ले जाते, या डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेसी का रूप ले जाते, या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी बन जाते। बट हमने वहाँ पे भी डेमोक्रेटिक रखा प्रोसेस, हमने ऑलवेज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्ड वहाँ पर यूज़ किया है, फिर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है। सो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट हेड द कंट्री, उसके लिए पोजीशन है प्रेसिडेंट की, उसके लिए पोजीशन है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट कैन हेड द कंट्री, प्रेसिडेंट कैन हेड द स्टेट, प्रेसिडेंट कैन हेड द नेशन। सो प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट हेड द पीपल, प्राइम मिनिस्टर कैन ओनली हेड द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर कैन ओनली हेड द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट हेड द पीपल। ये बात आप याद रखें, प्राइम मिनिस्टर कैन ओनली हेड द गवर्नमेंट, द गवर्निंग अथॉरिटी, and that government is by the council of minister. So prime minister can head the council of minister. Decisions जो हैं will be taken collectively by the council of minister headed by the prime minister. तो हम यहाँ पर collectiveness को प्रमोट कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंसेंसस से लिए गए डिसीजंस को प्रमोट कर रहे हैं, हम यहाँ पर पावर किसी एक प्रधानमंत्री में सीमित नहीं कर रहे हैं। हमने केवल उसको, ध्यान से समझें, हमने केवल उसको हेड बनाया है। जैसे एक स्कूल के हेड हैं, दैट इज़ आप समझ लें हेड मास्टर। वो हेड मास्टर इसी एस्पेक्ट में है कि जब स्कूल में टीचर से कोई कलेक्टिवली काम कराना है तो ही इज़ हेड मास्टर। अदरवाइज हर टीचर अपनी फैकल्टी, अपनी सब्जेक्ट फील्ड में, अपनी क्लासेस में इंडिविजुअली मास्टर है, इसलिए उनके नाम भी मास्टर हैं। तो मास्टर के ऊपर एक हेड मास्टर, इसका मतलब क्या है? दे आर रिस्पेक्टिवली मास्टर्स एट देयर फील्ड। 6th क्लास का मास्टर 6th क्लास में पूरा मास्टर है, फिज़िक्स का मास्टर फिज़िक्स में मास्टर है। लेकिन अब जब स्कूल में पौधारोपण प्रोग्राम कराना है, जब स्कूल को किसी अभियान में जाना है, जब स्कूल में वैक्सीनेशन करना है, तो नाउ एक पर्सन चाहिए जो सबको एक सिंगल एम के लिए ऑर्गेनाइज करे, एक दिशा में ले जाने का काम करे, उन्हें लीडरशिप प्रोवाइड करे। फॉर दैट पर्पज देयर वी नीड अ मास्टर विच इज़ हेड टू ऑल द मास्टर्स, इट इज़ अ हेड मास्टर। बट इसका कहीं मतलब नहीं कि बाकी मास्टर्स का महत्व नहीं। और हेड मास्टर इसलिए हेड मास्टर है कि अगर बाकी मास्टर्स हैं, जो बाकी मास्टर्स नहीं तो हेड मास्टर भी नहीं। आई बात समझ में? इसलिए प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं, क्योंकि अदर मिनिस्टर्स आर ऑल्सो देयर, और अदर मिनिस्टर्स आर इक्वली इंडिपेंडेंट इन देयर मिनिस्ट्रियल कैबिनेट्स, इन देयर पोर्टफोलियोज। डिफेंस मिनिस्टर इज इक्वली इंडिपेंडेंट लाइक द प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर इज इक्वली इंडिपेंडेंट लाइक द प्राइम मिनिस्टर। वो अपने क्षेत्र में पूरे स्वतंत्र हैं अपने मंत्रालय को लेकर के। हाँ, नेचुरली जब मीटिंग कैबिनेट की होगी तो उसे प्रिजाइड प्राइम मिनिस्टर करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी तो बराबरी बताई गई है। कैसे बताई गई है? कि वहाँ पर भी निर्णय कंसेंसस से होंगे, मेजॉरिटी से नहीं होंगे। और वहाँ पर भी आपने कंसेंसस वर्ड जब सुना है तो प्राइम मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूशन ने बाउंड करने की कोशिश की है, उन पर एक ऑब्लिगेशन डाली है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव द कंसेंसस, not to assert your power, not to dominate the other ministers. You need to achieve the consensus, and consensus always logics पे, rationality पे based होते हैं। So council of minister rational behave करें, प्राइम मिनिस्टर रैशनल हो, प्राइम मिनिस्टर लॉजिकल हो, प्राइम मिनिस्टर रेलेवेंट हो कंट्री के लिए। इसके लिए उनके साथ ऑलवेज एक वर्ड हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ऑलवेज यूज होगा कंसेंसस। और कंसेंसस का मतलब होता है कन्विंस, कन्विंस का मतलब है परसुएड करना, उन्हें समझाना, बुझाना, मनाना, उन्हें उनकी बातों को सुनना, उनके तर्कों को समझना। इसलिए प्राइम मिनिस्टर के लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी कि प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है गाइड करना, डायरेक्ट करना,
कंट्रोल करना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना, यही सारी चीज़ है। डोमिनेट करना कहीं पढ़ा था? नहीं नहीं। डोमिनेट जब आप करते हैं तो हो सकता है कि आप इरेशनल वे में भी कर लें, लेकिन जब आप गाइड कर रहे हैं तो गाइडेंस तो आपकी रैशनल होगी ना, कि इसलिए ये करना है हमें। जब आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो यू आर गिविंग डायरेक्शंस। जब आप कंट्रोल कर रहे हैं तो यू आर कंट्रोलिंग द एक्शंस, क्योंकि विदाउट कंट्रोल आप उस डिजायरेबल डायरेक्शन की तरफ लोगों को नहीं लेकर के जा पाएंगे। बट यहाँ पर कंट्रोल है, कन्फाइन करना तो नहीं है। मैंने कहीं भी कन्फाइन वर्ड तो नहीं यूज़ किया। कन्फाइनमेंट इज़ लाइक कि अगर आप मेरी नहीं मान रहे तो आप बंदर्स में हैं, बट कंट्रोल में यू आर कह रहे हैं कि गाइड किया है, फिर डायरेक्शन दी, उस डायरेक्शन को अचीव करने के लिए ये एक्शंस होने चाहिए। इट इज़ द कंट्रोल एस्पेक्ट। विदाउट कंट्रोल हाउ कैन यू डू दैट? इफ़ यू वांट टू डायरेक्ट योर शिप और योर कार, अल्टीमेटली यू नीड टू कंट्रोल द स्टीयरिंग। Without controlling the steering, how can you do that? First you need to guide it. You guide it towards a particular direction, then you need to direct it towards that. आपको उतनी स्पीड उतना एक्सीलेटर दे के ले जाना है, फिर you need to control it also. ये रोल्स हैं प्राइम मिनिस्टर के। बट द बिग थिंग इज यू एंड योर कार मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड। इफ़ योर कार विल डैमेज, आपको भी नुकसान होगा, और अगर आपको नुकसान हुआ तो आपकी कार को नुकसान होगा। आपको नुकसान हुआ, आपने अल्कोहल पी रखी है, डेफिनेटली द कार विल सफ़र द डैमेज। कार अगर आपके कंट्रोल से बाहर हो गई, कार ठोकी है, डेफिनेटली यू विल ऑल्सो फील द डैमेज, आपको भी नुकसान होगा। इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, तो उनको जोड़ दिया गया। दोनों को एक दूसरे के साथ तर्कसंगत होकर चलना है। कार कहती है मुझे 80-90 से ऊपर ना ले जाना, ये कार कहती है, वरना लॉस हो जाएगा। और जो चालक है वो कार को कह रहा है कि तुम भी बचना, लेफ्ट राइट आगे पीछे डैमेज ना हो जाना, मैं भी बचा रहा हूँ, तो आप अल्कोहल फ्री रहें, कार 90 के कंट्रोल में रहे। दोनों चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण। दोनों एक दूसरे के ऊपर एक चेक लगा रहे हैं कि नहीं। अगर वो पर्सन खुद कार हो जाए तो कोई टेंशन ही नहीं, कहानी ख़त्म हो जाएगी। या वो कार पर्सन हो जाए जैसे अनमैन्ड व्हीकल, फिर तो समस्या आ जाएगी ना। इसलिए अभी हमारी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में अनमैन्ड व्हीकल से ज़्यादा सेफ मैन्ड व्हीकल है, क्योंकि हम मैन पे रिलाई कर सकते हैं। दैट इज़ द सेम। आपको कोई बता दे गाड़ी चल रही है, ड्राइवर कोई नहीं, कंप्यूटर ही चला रहा, तो जान अटकी रहेगी, तो कंप्यूटर किधर ले जाए कुछ पता नहीं। आई बात समझ में? तो दैट इज़ द कंसेप्ट। जैसे अभी भी आप देखें तो रोपवे पे डर लगता है, टेंशन होती कि ये कब रुक जाए, फिर क्या होगा। जैसे अभी भी आप देखें तो आपको लिफ्ट में थोड़ा तो डर लगता है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाए अगर उस लिफ्ट में, आपसे ज़्यादा बदमाश और ताकड़ कोई नहीं होता। ऐसे खड़े होते हैं चौड़ में, 6वीं मंजिल पे जाना है, लेकिन अगर किसी बेसमेंट में आप जाएं, कोई गार्ड दूर दूर तक नहीं, और अकेले और लिफ्ट में जाना है, मतलब 2 सेकंड चलने में भी उसे देर हो गई ना, जान प्राण आपके अटक जाएंगे, ये चलेगी कि मैं फंस गया बीच में, ख़त्म। दिस इज़ द लेवल। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों अलग हो सकते हैं, दोनों जुड़े हुए हैं। अब आप कहेंगे सर प्राइम मिनिस्टर को ही मिनिस्टर चुनने हैं ना, प्राइम मिनिस्टर किसी को मिनिस्टर चुन ही नहीं रहे हैं, अपने लेवल पे ही काम कर रहे हैं, कोई मिनिस्टर नहीं है, मज़े ले रहे हैं, पूरा काम चलते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कैसे? प्रेसिडेंट के नाम पे सारे काम होंगे? ऐसी बाउंडेशन किधर भी नहीं लगाई कॉन्स्टिट्यूशन ने कि प्राइम मिनिस्टर को अपनी काउंसिल चुननी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कितना चालाक है देखो, एक लाइन साफ साफ कह दी कि सारे काम किसके नाम पे होंगे, और प्रेसिडेंट काम किसके कहने पे करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो अब प्राइम मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रखनी पड़ेगी कि नहीं, वरना प्रेसिडेंट काम नहीं। प्रेसिडेंट के पास जब कोई काम जाएगा, प्रेसिडेंट पूछेगा किसने भेजा, प्राइम मिनिस्टर, बोले हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना, नहीं उनकी तो कोई आई नहीं, वो खुद ही है सब कुछ, सॉरी आई कैन डू दिस। ये तो आर्टिकल 74 तो मुझे ये कह रहा है, अगर अब मैं ऐसे कर दूंगा तो सुप्रीम कोर्ट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देगा, इट कैन बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर अगर इस लॉजिक के वाया आपको कोई पूछ ले कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बना रहे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसलिए बनते सार ही फटाफट क्या बनाना चाहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अपना कैबिनेट चुनते हैं ये लोग। आई बात समझ में? क्योंकि सीधे तो नहीं कहा गया है, लेकिन साफ साफ कहा गया है 74 में। आई बात समझ में? और साफ साफ कहा गया है 75 में भी कि प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे, और साफ साफ दिखता है प्राइम मिनिस्टर के नाम पे वो प्राइम ही नहीं है अगर कोई और मिनिस्टर नहीं है। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इन चीज़ों, ये तर्क हैं छोटे छोटे जो आपको कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। तो अब अगर आपको स्टेटमेंट आती है तो आप कहीं भौचक्के तो नहीं हो जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव, और स्टेटमेंट बी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव। टेल मी द आंसर, विच वन इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव? The clear cut and the only answer is the B. Council of Minister headed by the Prime Minister is the real executive, not only the Prime Minister. फंसोगे तो नहीं इस बात पे? बात स्पष्ट? और ये कितना डेमोक्रेटिक हुआ? पहले तो हमने MPs चुने, उन MPs से निकली एक सरकार, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
जिनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा के प्रति। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी डिसीजन कैसे, कंसेंसस से। और फिर डिसीजन सारे किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो द रियल एग्जीक्यूटिव मस्ट बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये कंसेप्ट हमने यहाँ पर रखा है। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विषय में कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गिवन। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में इतना डिटेल में नहीं है। लेकिन सीधी सीधी बात है कि आर्टिकल 75 सीधे सीधे क्लियर करता है कि प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होंगे। तो साफ साफ है कि प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करेंगे। इसी तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चर्चाएं नहीं हैं। 2 आर्टिकल हैं जो सब कुछ क्लियर कर देते हैं। ओनली 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75। ये अपने आप में सारी कहानी की चर्चा कर देते हैं। आर्टिकल 74 किस चीज़ की चर्चा करते हैं, सबसे पहले वही लाइन कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, यानी कि ऑलवेज एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होनी चाहिए जो प्रेसिडेंट को उनके हर कामकाज के लिए एड एंड एडवाइस करेंगे। इसका अर्थ ये है आर्टिकल 74 के इस क्लॉज के मुताबिक कि प्रेसिडेंट बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के कोई काम नहीं करेंगे, यानी कि विदाउट एडवाइस नहीं करेंगे, अनलेस अनटिल अगर कोई सिचुएशनल डिस्क्रिशन नहीं है। तो अगर सिचुएशनल डिस्क्रिशन आ जाए तो मैंने पहले भी समझाया था, फिर तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात नहीं सुनेंगे ना। मतलब अगर एक एग्जिस्टिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सपोज कीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन में फेल हो चुके हैं, तो एक तरह से अब तो उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहने का अधिकार ही नहीं है। 2 चीज़ें अब यहाँ पर देखें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहाँ पर हो भी गई है, नो कॉन्फिडेंस मोशन में फेल भी हो गई है, उनसे वो कॉन्फिडेंस प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अभी भी वो हटने को तैयार नहीं है। तो वो कभी भी प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस नहीं करेंगे कि हमें हटा दीजिए। वहाँ पे प्रेसिडेंट सिचुएशन को भाप करके डिस्क्रिशन का यूज़ करेंगे और वो इसको बर्खास्त कर देंगे। आई बात समझ में? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रेसिडेंट जब तक सिचुएशनल डिस्क्रिशन की परिस्थिति नहीं आती तब तक ना तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के कॉन्ट्रेरी जा सकते हैं, यानी कि विपरीत नहीं जा सकते। अगर हम ये करते तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारा ख़त्म हो जाना था, क्योंकि प्रेसिडेंट जनता के द्वारा चुनी हुई जो लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके डिसीजन मेकिंग को हिंडर कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट किसी भी तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बिना भी काम नहीं करेंगे। अदरवाइज समटाइम सुप्रीम कोर्ट विल डायरेक्ट द प्रेसिडेंट, समटाइम ऑपोजिशन पार्टीज विल डायरेक्ट द प्रेसिडेंट कि आपको ये करना है। देन प्रेसिडेंट यहाँ पर ये तर्क दे सकते हैं कि ठीक है, मैंने एड एंड एडवाइस के विपरीत जाकर के कोई काम नहीं किया, लेकिन मैंने वो कर दिया है जिसकी अभी मुझे एड एंड एडवाइस मिली ही नहीं, मुझे ऐसा लगा ये होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट को यहाँ पर भी कंटेन किया गया है कि जो आपको कहा ही ना जाए वो आप मत करिए। तो जो कहा जाए सिर्फ वो करना है, मतलब उसके विपरीत भी मत करिए, और ये जब करने को कहा ही नहीं था तो ये भी मत करिए। चुप करके उतना करिए जितना आपको कहा जा रहा है। ये पहला क्लॉज ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दूसरा, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट को दी जाएगी, उस एडवाइस को शैल नॉट इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट ऑफ द कंट्री। उसे किसी भी कोर्ट में जांच के घेरे में नहीं लाया जाएगा, उस पर सवाल नहीं होंगे, उसे चैलेंज नहीं किया जाएगा, उस पर किंतु परंतु नहीं होंगे। आई बात समझ में? अगर ये होने लगे तो मान लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, ध्यान से समझा करो कुछ बातों को, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को क्या एड एंड एडवाइस किया है, आप इस बेसिस पर ही जाकर के इसे कोर्ट में चैलेंज कर लें कि काउंसिल प्रेसिडेंट के ऊपर तो कोई एक्ट नहीं चलेगा, प्रेसिडेंट के ऊपर तो उनकी प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में रहते हुए जो भी उन्होंने एक्ट किए उनके ऊपर तो कोई इंक्वायरी ही नहीं चलेगी, क्योंकि वो सब कुछ एड एंड एडवाइस के दम पे कर रहे हैं। दूसरा, प्रेसिडेंट ने अपनी कैपेसिटी में अगर कोई क्रिमिनल कंडक्ट भी कर दिया, कोई इंक्वायरी नहीं है। सिविल कंडक्ट है अगर किसी तरह का, तो 2 महीने का प्रायर नोटिस दे के इंक्वायरी होगी। लेकिन फिर आप दूसरा तरफ से कान पकड़ सकते हैं कि जब प्रेसिडेंट तो एड एंड एडवाइस से चल रहे हैं इसलिए किया है, तो इन पर तो कुछ नहीं होगा। जो एड एंड एडवाइस जो दी गई है इसकी इंक्वायरी कर लें कि जिन्होंने दी है उन्होंने क्या सलाह दी है प्रेसिडेंट को। तो ऐसे में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पर्पस ही खत्म कर दिया आपने। फिर तो गलती से भी ज़िंदगी में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस देगी ही नहीं प्रेसिडेंट को, क्योंकि उन्हें ये पता होगा कि अब इस पर इंक्वायरी चलेगी और इंक्वायरी में ये जांचा जाएगा ये सलाह जो दी ये गलत दी, ये सलाह जो दी सही दी, तुम्हें ऐसी सलाह देनी चाहिए, तुम्हें ऐसी सलाह नहीं देनी चाहिए। अगर यही हमने करना शुरू कर दिया तो हमने स्ट्रांगली जो ये कहा है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्ट्रांगली कहा है कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को अलग रखना है, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को अलग रखना है। ये तो पर्पज़ ही लूज हो गया। आप जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को किसी अनदर बॉडी के द्वारा इंक्वायरी वाले प्रोसेस के तहत रेगुलेट कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट एट ऑल डेमोक्रेटिक। क्योंकि जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ध्यान से सुनो, जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्टली एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो ही गई है लोकसभा को,
उनका भविष्य अब लोकसभा तय करेगा, तो उन्हें फिर से किसी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में आंसरेबल कैसे ठहरा सकते हैं आप? या तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में आंसरेबल ठहरा लो, वो वहां सही पाए जाएं तो वो तब तक फिर पावर में रहें, वहां गलत पाए जाए तो हटा दो, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा में तय करा लो। जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा में, उनकी एग्जिस्टेंस लोकसभा के द्वारा ही डिसाइड हो रही है, तो फिर हाउ कैन यू ट्राई देम इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ? तो वो पर्पज ही लूज हो गया। एक तरफ आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से जा रहे हो, अब वहां पर उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस मिला हुआ है, लोकसभा में मेजोरिटी में है वो पार्टी, आपने दूसरी तरफ से कान पकड़ लिया कि कोर्ट कचहरी में घसीटो, इनको सलाहें देने से मुकर दो। नहीं, ये पर्पस को लूज करेगा, पहली बात। दूसरी बात, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कुछ भी एजेंट एडवाइस करे, कुछ भी एजेंट एडवाइस करें, उसके ऊपर अगर कोई भी ऐसा लॉ, पॉलिसी, स्कीम निकल करके आती है, तो द कोर्ट कैन वेरी इजीली डिक्लेयर दैट पॉलिसी, दैट स्कीम, दैट लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मालाफाइड, अल्ट्रा वायरस, सिंपल। उसको, उस लॉ को, उस प्रोसेस को ख़त्म कर दीजिए। इसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोर्ट कचहरी में घसीटना नॉट एट ऑल पॉसिबल। हाँ, व्हाट यू विल डू, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर अपना पक्ष रखना है तो अटॉर्नी जनरल विल बी देयर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कानून आ गया, सरकार को अपना पक्ष रखना है तो वो हो सकता है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या एजेंट एडवाइस कर रहा है, आप इसकी इंक्वायरी कराएं कि हमें पता लगना चाहिए कि इनकी क्या एजेंट एडवाइस है। ये जो एक इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और जो सीक्रेसी है इन दोनों के बीच में, इसको ब्रेच करने जैसा, दैट वी कैन नॉट डू दैट, ओके। क्योंकि सारा सिस्टम सीक्रेसी पर खड़ा है, सारा कंसेप्ट सीक्रेसी पर खड़ा है। और अगर प्रेसिडेंट को ये लगने लग जाएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मुझे एजेंट एडवाइस कर रहा है, इसके बाहर भी कोई एवेन्यू है जहां पर इनके द्वारा टेंडर की गई एडवाइस को इंक्वायर कराया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो फिर प्रेसिडेंट को जो आपने बाउंड किया है आर्टिकल 74 के तहत, वो बाउंड पावर ही खत्म हो गई, उसका पर्पज़ ही यूजलेस हो गया। आई बात समझ में? तो प्रेसिडेंट को फिर बाउंड करेगी वो पावर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एजेंट एडवाइस को इंक्वायर कर रही है। फिर प्रेसिडेंट को वो गाइड करेंगे कि ये सलाह गलत थी, इधर आओ, ये सलाह मानो, क्योंकि जिसने इंक्वायरी की है उसने यही जांचने के लिए की ना कि सही थी कि गलत। अब हम मान लो थोड़ी देर के लिए कि वो सही है, तो वो कह देगा हाँ ये सही है, ये मान लो। फिर भी अथॉरिटी कौन हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या वो पावर? वो पावर। अगर उसने कह दिया ये गलत है, ये नहीं मानो, फिर भी अथॉरिटी कौन हुआ, वो पावर। फिर खत्म ही कर दो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, व्हाट इज द पर्पस, फिर खत्म कर दो। फिर खत्म करके वो पावर ही बना दो कोई जो प्रेसिडेंट को एजेंट एडवाइस करे। फिर उसको, प्रेसिडेंट को भी खत्म कर दो, जब उसके कहने पे प्रेसिडेंट को चलना है तो उसी पावर को रूल करने दो कंट्री में, है ना। फिर तो कोर्ट को ही रूल करने दो, अदालतों को चलाने दो देश। फिर जनता के पास जाया ही मत करो, फिर जनता के द्वारा चुने हुए नेता जो हैं उनको चुन करके लाया ही मत करो। क्यों इतनी नौटंकी रची, पहले एमपी लड़वाए, एमपी चुनवाए, एमपीओं से सरकार बनवाई, सरकार को कहा कि अगर के राष्ट्रपति है जो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके तहत काम होगा, करवाओगे आप। और जब आप वो करवाने जा रहे हैं उसके लिए, जब आपको हर बात के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जाना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को, क्योंकि हर छोटी से बड़ी चीज़ प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगी, तो फिर उसके लिए आप उनकी दी हुई सलाहों को जाँच के घेरे में ला करके चेक कर रहे हैं, तो पर्पज़ ही खत्म हो गया। एक आस्पेक्ट ये हो गया, एक आस्पेक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वाला हो गया। एक आस्पेक्ट हो गया कि वो तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है भाई, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। एक आस्पेक्ट हो गया कि सीक्रेसी है, इंटीमेसी है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशंस हैं। इन सारे आस्पेक्ट को समझते हुए कि क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसफंक्शनल ना हो जाए, कहीं ना कहीं लैप्स ना कर जाए, अपनी डिज़ायरेबल जो ड्यूटीज़ उनको दी गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, उन्हें निभाने से चूक ना जाएं, वो पूरी तरह से फ्री एंड फेयर मैनर में काम कर पाएँ, बिना डर के, निर्भय निर्वैर होकर के। इसके लिए ऐसा किया गया है। वरना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोई पर्सन हरास भी कर सकता है कि आपकी इंक्वायरी करवा दी जाएगी, आपकी जो एडवाइजेस आप टेंडर करते हैं ऐसी ऐसी एडवाइजेस करिए जैसी जैसी हम चाह रहे हैं। आई बात समझ में? ये तो ठीक नहीं देश के लिए, ये भी नुकसानदायक है। और सबसे बड़ी बात यार, एक चीज़ सोच करके देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या एजेंट एडवाइस कर रहे हैं राष्ट्रपति को? ऐसा तो होगा नहीं कि राष्ट्रपति उस एजेंट एडवाइस के दम पर कुछ पर्सनली एक्ट कर ले। वो तो पब्लिकली आना है, और पब्लिकली जो स्कीम और पॉलिसी आएगी वो पूरी की पूरी जांच के घेरे में, वो पूरी की पूरी जांच के घेरे में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, नथिंग इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसकी जांच करो। इसका अर्थ ये है कि फार्म लॉज अगर हैं, फार्म लॉज अगर गलत हैं, उनके तहत यदि नुकसान होता है, उनके तहत यदि कोई प्रॉब्लम होती है, उनको कोर्ट स्ट्रक डाउन कर सकता है। उसके तहत जो नुकसान है उसकी भरपाई कर सकता है, कंपनसेशन दे सकता है, उसमें अमेंडमेंट करवा सकता है। लेकिन उठा करके मंत्रियों को टांग नहीं सकता या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पनिश नहीं कर सकता कि आपने प्रेसिडेंट को फार्म लॉज के बारे में एजेंट एडवाइस किया तो किया कैसे। कहानी समझे आप?
If the farm laws are problematic, then we can rectify, court can rectify it. Court can do the practice of amendment into it. Court can ask the parliament to amend it. कोर्ट उस पर पेनल्टी लगा सकता है, कोर्ट पेनल्टी हटा सकता है, लॉ के साथ जो करना करो। लेकिन कौन सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी जिसने प्रेसिडेंट को एडवाइस किया इसकी ऐसी की तैसी, इसको बुलाओ, ऐसी एडवाइस दी तो दी कैसे? कई बार आप ऐसा ये बातें करते हैं ना, तुझे ये सलाह दी तो दी किसने, तेरी कोई गलती नहीं है, गलती तेरे सलाहकार की है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और दूसरी तरफ ये मैंने ही आपको कहा था, तूने हमेशा उसकी सलाह पे ही चलना है। एक तरफ मैंने कह दिया कि हमेशा उसकी सलाह पे चलना, और दूसरी तरफ आज मैं पूछ रहा हूँ तुझे ये सलाह किसने दी, उसको मैं बताता हूँ। तो फिर ऐसे में आप तो पावरफुल हैं, यानी कि द स्टेट द कंट्री इज़ पावरफुल। उस सलाहकार को जाके आप तोड़ फोड़ दोगे, कभी कोई सलाह देने को खड़ा नहीं होगा, कभी कोई सलाह देने को खड़ा नहीं होगा। और अगर हमने ये मशीनरी ब्रेक कर दी तो फिर अब कौन कंट्रोल कर रहा है? मैं। जो मैं पूछ रहा था आपसे कि तुझे सलाहें कौन दे रहा है, तो फिर तो हमने प्रेसिडेंट के लेवल पे ऑटोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं की, प्राइम मिनिस्टर तक को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बाउंड कर दिया। तो फिर हमने तीसरा कौन सा खड़ा कर दिया है? हम किसी को ऑटोक्रेटिक बनाना चाहते क्या? कंट्री मतलब रूल बाय लॉ ना हो, कंट्री मतलब रूल बाय कोर्ट ऑफ लॉ हो। कोर्ट ऑफ लॉ का पर्पस सिर्फ और सिर्फ जस्टिस को एडमिनिस्टर करना है। कुछ समझ आ गई बात? वो जस्टिस को एडमिनिस्टर करते हैं, वो देखते हैं कि जस्टिस एडमिनिस्टर प्रॉपर हो, लोगों को जस्टिस मिले, लेकिन ये नहीं है कि वो देश पे शासन करें। दे आर नॉट द रूलर ऑफ द कंट्री, दे आर सिंपली एडमिनिस्ट्रिंग द जस्टिस। रूलर ऑफ द कंट्री तो जनता ही होती है। लोकतंत्र में जनता का ही राज होता है, किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का राज नहीं होता, किसी पार्लियामेंट का या किसी भी एग्जीक्यूटिव का राज नहीं होता, जनता का राज होता है। पार्लियामेंट के वाया जनता राज कर रही है, और जनता ने जितवाया जिन एमपीज़ को, उनकी मेजोरिटी वाली पार्टी ने सरकार बनाई है, और वो उसकी वजह से जनता को आंसरेबल हैं तो सही लोकसभा के वाया। अब उन्हें किस कोर्ट ऑफ लॉ में आंसरेबल बना रहे हो? ये कैसा भंटा भंटाल कर दिया हमने? ऐसे तो सारा सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाएगा। इट इज़ अ बोगस सिस्टम। ये एक तरफ कुछ चला करके बैठे हुए हो, एक तरफ बोलो लोकतंत्र में लोगों का राज, जनता का राज। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने पूछा हमें किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होना है, हमारी जिंदगी किससे है? जनता से, लोकसभा से। कह रहे ठीक है चलो, तब तक जब तक कॉन्फिडेंस है वी कैन डू एनीथिंग। हाँ यू कैन डू, अगर इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग तो बीइंग गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कोर्ट कैन आस्क यू क्वेश्चंस। हम कह रहे हैं अच्छा ठीक है चलो, सब बहुत बढ़िया। समझ आई ये बात? तो एक तरफ तो हमने उन्हें सुनिश्चित कर दिया राधिका कि आप किनको रिस्पॉन्सिबल हो, उनके प्रति आंसरेबल हो। दूसरी तरफ अब उन्हें हम डरा रहे क्या के, जाओ कोर्ट में भुगतो अब जाके, जो कोर्ट जो एडवाइस दी ना तुमने प्रेसिडेंट को, पता भी है तेरे को? कुछ पता है तूने क्या बोला प्रेसिडेंट को कल? प्रेसिडेंट ने जाके कंप्लेंट कर दी तुम्हारी। ये भी केस हो सकता है कि नहीं? प्रेसिडेंट जा कर के ये कंप्लेंट कर दे कि इन्होंने मुझे ये जो एजेंट एडवाइस दी है ना, मेरा दिल नहीं मानता ये करने को, मैं नहीं करना चाहता, मेरी आइडियोलॉजी मेरी अप्रोच इसे अलाउ नहीं करती। आई रिक्वेस्ट टू द कोर्ट, मैंने फाइल किया है कंप्लेंट। मान लीजिए फार्म लॉस की बात कर लें, सपोज कीजिए रामनाथ कोविंद इसके हक में ना हो, तो उनको तो वीटो दे रखी है। थोड़ा ध्यान से सोचो, उनको वीटो दे रखी है, आप विद होल्ड कर लेते। किस कोर्ट ने रोका आपको? असेंट विद होल्ड कर लेते, आप रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते, सस्पेंसिव वीटो यूज़ करते, पहले एब्सोल्यूट वीटो, चलो सब छोड़ दो, पॉकेट वीटो यूज़ कर लेते। जब आपने कोई वीटो यूज़ नहीं किया, आपने उसको अनुमति दे दी, अब लोगों के सामने नाटक रचने को या देश के सामने प्रपंच रचने को कि भाई मैं बुरा नहीं हूँ, सरकार बुरी है, कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर दो कि इन्होंने जो मुझे एडवाइस दी है ना, मैंने उसके अकॉर्डिंग काम किया है, इनकी एडवाइस की इंक्वायरी करें आप, सारा फॉल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। बट क्या ऐसा कभी हो सकता है? प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सो इंटीमेट, देयर रिलेशनशिप्स आर सो सीक्रेट। जो सीक्रेट है वही तो इंटीमेसी है। टू मेंटेन द इंटीमेसी यू नीड टू मेंटेन द सीक्रेसी। टू मेंटेन द इंटीमेसी यू नीड टू मेंटेन द सीक्रेसी। Only you can understand the flaws of each other and the strengths of each other. Nobody else. अगर एक को हम ये अधिकार दे दें कि वो दूसरे के द्वारा दी गई इंक्वायरी को ही टेस्ट करा ले कोर्ट ऑफ लॉ में जा करके कंप्लेंट फाइल करके, where is the intimacy? Then where is the trust? Then आप कैसे कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस फील होगा अगली बारी प्रेसिडेंट को एडवाइस टेंडर करते हुए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल ऑलवेज फील कि प्रेसिडेंट किसी के द्वारा मोटिवेट कर दिया